बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जो सेशन है ये आपकी लैब 8 जो कि नियरेस्ट नेबर की है उसके ऊपर आपके कोड की डिस्कशन और कहाँ पे आपने कौन सी चेंज करनी है और लैब में करना क्या है उसके ऊपर है। अच्छा, जो हमारे पास लैब है इस दफ़ा वो है नियरेस्ट नेबर के ऊपर। तो लैब आपकी यहाँ पे वैसे 7 है या 8 की तकरीबन बनती है, क्योंकि हम लैब 0 से स्टार्ट कर रहे थे तो इतनी 8 लैब्स आपकी हो जाती हैं। इस लैब में आपने जो कोड है आपके पास जो चाहिए आपको वो कोड सेम है जो कि आपको लास्ट लैब में आपने इस्तेमाल किया था, किसके लिए, आईडी ट्रीज के लिए जो आपने यूज़ किया था वही कोड है। ये मैंने यहाँ पे ओपन भी किया हुआ है। यहाँ पे लैब 5 जो आपका कोड था उसमें आपने एडिट करना है। तो बेसिकली इससे टॉप के ऊपर ये देखें आप आईडी ट्रीज का कोड था, और इससे नीचे जो है वो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इधर से मल्टीपल क्वेश्चंस के बाद यहाँ से के नियरेस्ट नेबर का जो है वो कोड स्टार्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे करेंगे। इस लैब के जो है वो जैसे जिक्र है 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से पहले 4 जो हैं जिसमें इम्प्लीमेंटेशन है और लास्ट पार्ट जो है वो एमसीक्यू का है। अगर आपने नियरेस्ट नेबर का लेक्चर ले लिया तो ये आपको इंशाल्लाह कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी। 2A के ऊपर हम जाते हैं। तो 2A जो है हमारा बाउंड्रीज हमने ड्रॉ करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपसे पूछा गया है कि आपने डिसीजन बाउंड्री क्रिएट करनी है, लेकिन ये बताना है कि जो आपको इमेज प्रोवाइड की गई है उसमें डिसीजन बाउंड्री इन 4 में से किसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो रही है, आईडी ट्रीज है या नियरेस्ट नेबर है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये आपको प्रोवाइड है और जो है वो डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ भी हुई है। तो आपने बस ये बताना है कि ये जो डिसीजन बाउंड्रीज हैं, जैसे ये पहला क्वेश्चन है इसमें इस तरीके से ड्रॉ हुई हैं, तो ये किस एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए डिसीजन बाउंड्री जो है वो ड्रॉ हुई है, ये आपने बताना है। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, डिस्टेंस मैट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करने का। हमने लेक्चर्स में मल्टीपल डिस्टेंस मैट्रिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें से एक हमने कहा था जैसे L1 नॉर्म और L2 नॉर्म, उनकी डिस्कशन हमने की थी। यूक्लिडियन, मैनहट्टन, हैमिंग डिस्टेंस, ये सारे नाम जो हैं वो वहाँ पे हमने इस्तेमाल किए थे। तो इनके यहाँ पे फार्मूलाज भी प्रोवाइडेड हैं आपके पास। यहाँ पे इस फाइल में ये कोड आपसे लिखने का कहा गया है, जिसमें यूक्लिडियन डिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब उनकी इनपुट्स क्या जा रही हैं, इनपुट्स उनके पास पॉइंट्स हैं। हमने भी 2 पॉइंट्स के दरमियान में ही डिस्टेंस को कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे भी पॉइंट की एक क्लास जो है वो बना दी गई है, उसकी डिस्कशन एपीआई के अंदर इस मैनुअल में एंड पे दी हुई है। जैसे आपको अगर याद हो, कभी पॉइंट की क्लास हमारे पास रफली क्या होती है कि ये अगर पॉइंट है तो इसकी वेरिएबल्स इसमें कौन से होंगे, एक्स और वाई हो सकते हैं, ठीक है, और इसका एक फंक्शन होगा जो कि उसकी क्लास दे रहा होगा। ठीक है, आपने एक क्लास बना लिया पॉइंट की, और उस पॉइंट की क्लास के अंदर एक आपने एक्स सेव रखना है, एक वाई सेव रखना है, और एक उसका फंक्शन है जो बताएगा कि ये पॉइंट की क्लास क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये जो भी क्लास इसकी बनती है। तो ये पॉइंट जो है वो भी बना दिया गया है कोड के अंदर पहले से, तो वो आप यूज़ करेंगे। वो पॉइंट इनके अंदर जा रहे हैं फंक्शंस में, और आपने सिंपली डिस्टेंस मैट्रिक्स जो है उनके जो फार्मूलाज हैं वो इसमें इम्प्लीमेंट करने होंगे। जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस है, उसमें आपके पास अगर 2 पॉइंट्स हैं तो आपने क्या करना है, हर एक कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस करना है और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ये आपका डिस्टेंस मैट्रिक जो है बन जाएगा। इसी तरह से मैनहट्टन, इसी तरह से हैमिंग, और इसी तरह से कोसाइन सिमिलैरिटी का जो कोड है वो आपने लिखना है। कोसाइन सिमिलैरिटी हमने क्लास के अंदर तो डिस्कस कर ली थी, इसका हमने फार्मूला भी देख लिया था कि वो इस तरह से अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, 2 वेक्टर्स हैं, तो आप इस तरीके से उसको इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक डिफरेंस ये है कि जो अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो यहाँ पे 3-4 बातें बनती हैं। मैं इसको 1 मिनट न्यू स्क्रीन कर लूँ। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको पता है कि कोसाइन सिमिलैरिटी में अगर एंगल जो है वो 2 वेक्टर्स के दरमियान में 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोसाइन जो है वो उसका 1 आएगा, जो ये इजहार कर रहा है कि एंगल सेम है। जैसे एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, दोनों के दरमियान में एंगल 0 बन रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि ये दोनों एक ही सिमिलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये परफेक्टली सिमिलर है। इसी तरह से अगर कोसाइन जो है वो आपका 90 है, अगर cos 90 अगर ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब क्या है, ये 0 आएगा, यानी कि एक वेक्टर यूं है और दूसरा वेक्टर यूं है, जिसका मतलब है कि ये दोनों आप यहाँ पे मेंशन भी करें कि परफेक्टली ऑर्थोगोनल है। ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये देखेंगे यहाँ पे
इसी तरह से अगर कॉज ऑफ 180 अगर दोनों के दरमियान में दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 180 का आ जाता है तो वो -1 है वैल्यू, जिसका मतलब है कि ये मैक्सिमम डिसिमिलर है, यानी कि जितना वर्स्ट ये सिमिलर हो सकते थे, डिसिमिलर हो सकते थे, ये इस टाइम पे वो है। अच्छा, अब ये तीनों केसेस जो हैं इसमें सिर्फ नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ यहाँ 1 लगा दिया, ठीक है, ताकि जो है वो हमारे पास जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट आ जाए। जैसे अगर कॉस 0 आ जाता है तो 0 यहाँ पे आ जाएगा इस फॉर्मूला के मुताबिक, और अगर ऑर्थोगोनल है तो फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, और अगर वो मैक्सिमम डिसिमिलर है तो 2 आ जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? यहाँ पे इनको ज़रा रेट मिल गया एक प्रॉपर तरीके से, यानी कि अब इस कोड के मुताबिक 0 का मतलब परफेक्ट सिमिलैरिटी होगी, सॉरी वो हाँ जी, उसका मतलब 1, या कॉस 0 का मतलब 1 है तो 0 का मतलब परफेक्टली सिमिलर होगा, और 1 का मतलब ऑर्थोगोनल होगा, 2 का मतलब है कि डिसिमिलर, तो ऊपर से नीचे तक इस तरह से जाएगी। ठीक है, हम जो है वो कार्टेशियन पॉइंट्स ही यूज़ कर रहे होंगे। कार्टेशियन पॉइंट्स जो हमने डिस्कस कर लिया वही जिनके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं 2, 3, 4। हम ये अभी एज्यूम नहीं कर रहे होंगे कि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो हमने यहाँ पे ऐसे ही मैंने एक नोट के तौर पे डाल दिया है, ये हमारे इसमें कोड का इस्तेमाल कोई नहीं है। अब आपने यहाँ पे करना ये है कि कोसाइन सिमिलैरिटी के इसी तरह से डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लेना है, और नॉर्म कैसे कैलकुलेट करना है जैसे लेक्चर में डिस्कशन हुआ, इसके आपने फंक्शंस लिखने हैं जो कि यहाँ पे प्रोवाइड भी किया हुआ है। अगर आप नीचे बल्कि ऊपर होगा आई गेस, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और नॉर्म आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, साथ कमेंट्स में मेंशन भी किया हुआ है कि आपने क्या इम्प्लीमेंट करना है। ये काम करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम अपने पॉइंट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर आएंगे, यानी यहाँ से अब आपने जो है वो नियरेस्ट नेबर के जो कोड है, जो काम है, वो आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है, जिसमें हमारे पास जो पहला काम ये था कि आपने ये बताना है, पॉइंट देना है। ये अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँ, जो फंक्शन है गेट के क्लोजेस्ट पॉइंट्स, तो आपके पास इस फंक्शन की इनपुट में एक पॉइंट जा रहा होगा और आपके पास पूरा डाटा जा रहा है। जो भी आप डाटा भेजते हैं उस डाटा में से कोई भी एक पॉइंट आप ले लें और वो आप इसको पास कर दें। साथ आप उसको के बताएं कि कितने नेबर्स के साथ उसने चेक करना है, और साथ आपने इसको डिस्टेंस मेट्रिक बतानी है कि कोसाइन है, यूक्लिडियन है, या क्या मेट्रिक है जो आप यूज़ करना चाहेंगे इस पॉइंट का सारे डाटा सेट से डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो इस ये कोड कर क्या रहा होगा कि जो पॉइंट आपने इसको पास किया है और आपका जो डाटा है उस डाटा के अंदर लेट्स से 10,000 सैंपल्स हैं, तो वो जो पॉइंट है वो हर सैंपल से बारी बारी सैंपल 1 फिर सैंपल 2 सैंपल 3 सारे सैंपल से डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। ठीक है, और उसने उन सारों में से ये बताना है कि जो के क्लोजेस्ट हैं वो कितने हैं, यानी लेट्स से अगर के आपका 5 होता है तो आपने ये बताना है कि इस पूरे डाटा सेट में से 5 सबसे करीब पॉइंट्स कौन से हैं जो कि इस पॉइंट के हैं, यानी ये भी सारे पॉइंट्स हैं। ये लेट्स से पी आई है और आई जो है वो चेंज हो सकता है 1 से लेकर n तक, n आपके डाटा सेट का साइज़ है, तो ये डिस्टेंस आपने बताना है कि क्या है। तो इस फंक्शन में आप ये लिख रहे होंगे, इसका कोड लिख रहे होंगे। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं कि अगर कहीं पे टाई आ जाता है, यानी अगर कोई दो ऐसे पॉइंट्स हैं, दो बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि जिनका डिस्टेंस सेम है के नियरेस्ट नेबर से, तो आप वैसे तो उसका अनडिफाइन है कि ठीक है अगर पॉइंट इस पॉइंट का डिस्टेंस P2 से भी वही आता है, P3 से भी आता है, तो फिर आपको क्या इनमें से कौन सा वाला लेना चाहिए या दोनों ही ले लेने चाहिए। तो अब यहाँ पे यही है कि अगर आपके पास इस तरह से आ जाते हैं तो आपने ऑर्डर के हिसाब से पिक कर लेना। ठीक है, इधर मेंशन भी किया हुआ है। इसी तरह से जब आपने डिस्टेंस सारे कैलकुलेट करके आपके पास आपके अरे आ गई है जिसमें आपके पास वो पॉइंट्स आ गए हैं, तब यहाँ पे ऐसे मेंशन किया है कि if the two most likely classification are equally represented among the k training points, तो फिर आप क्या करेंगे, the classification is ambiguous। ठीक है, तो in other words the k nearest neighbor are voting on a classification। होता क्या है कि जब आपके पास ये लेट्स से 5 था तो इधर आपने सेलेक्ट कर लिया, हो सकता है 100वां पॉइंट, फिर 500 पॉइंट वाला जो है, और इसी तरह से 501 और 2-3 और ये जो है वो सिमिलर आ जाते हैं, कम डिस्टेंस में आ जाते हैं 0.1 से। तो इसमें जो मेजॉरिटी क्लास होगी, यानी कि लेट्स से ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव थे, तो फिर आपने मेजॉरिटी क्लास इस पॉइंट को असाइन कर देनी है, वो होगी नेगेटिव। ये काम हम अभी कर नहीं रहे, लेकिन मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि के नियरेस्ट में इस तरह से काम हो रहा है।
तो इस फंक्शन में सिर्फ हमने ये करना है कि हमने उसके के क्लोजेस्ट पॉइंट्स बताने हैं बस, और हमने कुछ नहीं करना। और जो टाई ब्रेकर है वो हमें किस तरह से करना है ये बताया हुआ है। तो पॉइंट नंबर 2 में है कि जब पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आपको कोई टाई ब्रेकर का प्रॉब्लम आती है तो उसमें क्या किया जाए, वो आपका रिजल्ट फिर एम्बिगुअस हो जाता है। लेट्स से 6 था, के इक्वल टू 6 था, इसमें 6 पॉइंट्स थे, आपने के इक्वल टू 6 के साथ चेक किया था तो पॉजिटिव भी 3 पॉइंट्स आ गए और नेगेटिव भी 3 आ गए। तो अब P2 की क्लास आप क्या असाइन करेंगे, तो अभी एम्बिगुअस बात हो गई है, अब इसका कोई जवाब नहीं है। तो इस लैब के अंदर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें ऐसा कोई डाटा सेट है ही नहीं। ठीक है, तो ये दो बातें आपने अपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसके बाद फिर आपने क्या करना है, फंक्शन लिखना है KNN क्लासीफाई पॉइंट का, जो मैंने आपको बता दिया। आपको पॉइंट मिल गया, आपको डाटा मिल गया और डिस्टेंस मेट्रिक मिल गई। अब आपने ये बताना है कि इसकी जो है वो क्लास क्या है। सही है। अच्छा, अब फिर हमारे पास जो पार्ट डी है, पार्ट डी में अब हम थोड़ा सा डिफरेंट तो नहीं कहना चाहिए, एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये कि हमारा जो एक डाटा सेट होता है उसमें जितने भी पॉइंट्स हों, ठीक है, लेट्स से इसमें 1,00,000 पॉइंट्स मौजूद हैं, तो हमें ये करना पड़ता है कि इसी में से ही अगर ट्रेनिंग करनी हो तो इसी में से ही हम पॉइंट्स लेते हैं। जैसे इसी डाटा सेट में से हम जो है वो टेस्टिंग का डाटा सेट भी पिक करते हैं। लेट्स से ट्रेनिंग के लिए आपने कहा कि 80,000 सैम्पल्स के ऊपर मैं ट्रेन कर लूँगा और टेस्टिंग के लिए मैंने 20,000 सैम्पल्स जो हैं वो मैंने यूज़ कर लिए, तो हम सेम डाटा सेट में से यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब हमारे पास एक क्रॉस वैलिडेशन का कंसेप्ट आता है जिसमें हमने ये करना होगा कि हमने इसी डाटा सेट को स्प्लिट करके देखना है बारी बारी ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अंदर। यानी कि लेट्स से अगर आपने इतने डाटा सेट पे ट्रेन किया, इतने पे टेस्ट किया, फिर आप चेंज कर देते हैं। अब लेट्स से आप इस हिस्से पे ट्रेनिंग कर रहे हैं और इतने हिस्से पे टेस्टिंग कर रहे हैं। इसी तरह से आप मल्टीपल वेरिएशन जो है वो आप अपनी चला सकते हैं। तो इसमें जब आप लेट्स से आप कभी नाम सुनेंगे कि 3 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन या फिर आप सुनेंगे 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, तो जब ये 3 फोल्ड और 10 फोल्ड का नाम आता है इसका मतलब है कि आप डाटा सेट को इतने ग्रुप्स में डिवाइड कर दें और फिर उतने ग्रुप्स के हिसाब से इसकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग कर दें। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ थोड़ा सा आपको बड़ा करके। जैसे अगर आप ये पढ़ें कि देयर आर मेनी पॉसिबल इम्प्लीमेंटेशंस बट द जनरल आइडिया इज टू सेपरेट योर डाटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट, देन यूज द टेस्ट सेट टू डिटरमाइन हाउ वेल द ट्रेनिंग पैरामीटर्स वर्क। ठीक है, तो फॉर k नियरेस्ट नेबर दिस मीन्स चूजिंग अ वैल्यू ऑफ k एंड अ डिस्टेंस मेट्रिक, देन टेस्टिंग ईच पॉइंट इन द टेस्ट सेट टू सी वेदर दे आर क्लासिफाइड करेक्टली। ठीक है, हमने बस करना ये होगा इस केस में स्पेसिफिकली, आम जनरल केस में नहीं। क्रॉस वैलिडेशन फॉर k नियरेस्ट नेबर में हम ये करेंगे कि n जो है n-1 के ऊपर हम ट्रेन करेंगे और फिर n के ऊपर टेस्ट करेंगे। जो एक बच जाता है एक अलहदा कर देंगे पॉइंट और उसके ऊपर जो बाकी के ऊपर ट्रेन कर देंगे। मैं एक दफ़ा आपको पढ़ भी देती हूँ। अब इसमें क्रॉस पार्ट का मतलब क्या होता है कि यू कैन रीसेपरेट योर डाटा मल्टीपल टाइम्स सो दैट डिफरेंट सबसेट्स ऑफ द डाटा टेक टर्न्स बाय बीइंग इन ट्रेनिंग एंड टेस्ट सैंपल्स। यानी हर एक सैंपल को चांस मिल जाता है ट्रेनिंग में जाने का और बाद में दोबारा उसको टेस्ट पे भी जाने का। तो हम हर एक केस पे मल्टीपल ऑप्शंस लेके ट्राई करते रहते हैं और फिर जब उसमें से जिसकी जो ज़्यादा अच्छी आउटपुट आती है, ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, हम वो वाले जो है ना वो सेट पिक कर लेते हैं। So for the next function, you will implement a specific type of cross validation known as leave one out cross validation. If there are n points in the data set, you will separate the data n times. आपने n times कोड चलाना है और n दफ़ा आपने n-1 को ट्रेनिंग सेट बनाना और एक पॉइंट सेपरेट कर लेना। इस बात को मैं यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ कि ये है ना पूरा 1,00,000 का सैंपल है, तो उसमें से आपने अपना जो फॉर का लूप है वो n तक चलेगा और हर दफ़ा आपने क्या करना है, अपने कोड को n-1 सेट और 1 में स्प्लिट करना है हर एक आइट्रेशन में। और n-1 ट्रेनिंग के लिए यूज़ होगा और 1 आप टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। यानी हर दफ़ा इस पॉइंट को n-1 के साथ k नियरेस्ट नेबर पे चेक करेंगे कि इसकी क्लास वो क्या असाइन करता है। ठीक है, बात शायद आपको समझ में आ गई हो। तो यहाँ पे हम थे एंड द टेस्ट साइज ऑफ 1 पॉइंट इम्प्लीमेंट द फंक्शन क्रॉस वैलिडेट। ये आपने फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है, आपने इसको डिस्टेंस मेट्रिक बतानी है, आपने इसको डाटा देना है और आपने इसको k प्रोवाइड करना है और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से फिर हमारे पास बेस्ट k है कि अब आपने k को चेंज कर करके देखना है। k आप 5 दे दें, k आप 6 दे दें। जैसे अभी ये लूप लगा हुआ है, अगर मैं ये फाइल खोलूं तो इसके बाहर एक और लूप लगा के मे बी आप k अपना चेंज करेंगे
और ये बार बार एग्जीक्यूट करेंगे के ऊपर, और फाइनली आप कोई समरी जनरेट करेंगे कि हाँ जी ये आउटपुट इस के अगेंस्ट इस पूरे डाटा सेट पे इतनी क्रॉस फोल्डिंग के बाद ये आया और इस के ऊपर ये आया। ठीक है। अच्छा, और फिर फाइनली हमारे पास हमारे एमसीक्यू की पोर्शन है। तो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको लैब एक्सप्लेन कर दिया। लैब आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, फंक्शन भी थोड़े हैं, इसलिए इसका टाइम भी आपको कम मिलेगा।